स्टार्ट करते हैं बेटा आज का नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट जो ट्रांसफर ऑफ हीट का है वो है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, जिसको आज हम करेंगे। कंडक्शन में न्यूमेरिकल्स भी हैं, कोर्स में न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे। कन्वेक्शन में कुछ मैथमेटिकल नहीं है, सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला है, उस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकल सेक्शन है कन्वेक्शन में। सो स्टार्ट करेंगे कंडक्शन से। कंडक्शन का क्या मतलब होता है? तीन तरह से ट्रांसफर ऑफ हीट हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। एक कहलाता है कंडक्शन, दूसरा कहलाता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तीन तरह से हीट का आदान प्रदान हो सकता है। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। बेसिक मतलब समझो। सबसे पहले कंडक्शन का मतलब क्या है? कंडक्शन का मतलब है जब एनर्जी या हीट मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होती है विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मूव नहीं करते, एनर्जी सिर्फ ट्रैवल करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। जैसे सपोज यहां पे मैंने आग जला दी और एक मेरे पास लोहे की रॉड है और मैंने उस लोहे की रॉड को उस आग पे रख दिया। एक एंड मेरे हाथ में है, दूसरा एंड आग के साथ कांटेक्ट में है, तो लोहे की रॉड में हीट अप होगा। हीट थोड़ी देर के बाद मेरे हाथ पे पहुंचेगी और मेरे को गर्म लगेगा। दैट इज कंडक्शन। कि इधर के मॉलिक्यूल ने हीट गेन की, उसने एनर्जी दी उसके साथ वाले मॉलिक्यूल को, उसने एनर्जी दी उसके साथ वाले मॉलिक्यूल को, उसने एनर्जी दी उसके साथ वाले मॉलिक्यूल को, उसने एनर्जी दी उसके साथ वाले मॉलिक्यूल को। तो क्या हो गया? हीट मूव कर रही है। इसको हम क्या नाम देते हैं? कंडक्शन। ठीक। दूसरा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन में मैटर का ट्रांसफर होता है। जैसे उसी आग के आसपास जो एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी। जो चीज गर्म होती है वो ऊपर उठ जाती है, हल्की हो जाती है, और ठंडी नीचे आ जाती है। तो गर्म हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा नीचे आएगी, फिर गर्म हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा नीचे आएगी। दैट इज कन्वेक्शन। इसमें मैटर का ट्रांसफर होता है। अभी एग्जांपल्स और दूंगा इसके, अभी जस्ट एक ब्रीफ दे रहा हूं। कंडक्शन का मतलब होता है कि एनर्जी जो है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन का मतलब क्या है? कि पार्टिकल्स मूव करते हैं। जैसे आपने चाय के पतीले में पानी का पतीला लिया, एक पतीला लिया, उसमें पानी डाल दिया, गैस ऑन कर दी, क्या होगा? नीचे से हीटअप होगा। जो नीचे सबसे लोअर कांटेक्ट में पानी होगा वो हीटअप हो जाएगा। गर्म होगा तो वो एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड होगा तो वो ऊपर जाएगा, ठंडा पानी नीचे आ जाएगा, फिर एक्सपैंड होगा, वो ऊपर जाएगा और ठंडा पानी नीचे आएगा। तो इसमें मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। इसको हम क्या नाम देते हैं? कन्वेक्शन। तीसरा होता है रेडिएशन। अब सन इतना दूर है हमसे, फिर भी उसकी हमें हीट मिलती है कि नहीं मिलती? बीच में वैक्यूम है, पार्टिकल्स भी नहीं है, फिर भी हमें उसकी हीट मिलती है। दैट इज ड्यू टू इंफ्रारेड रेज। कोई भी चीज गर्म होगी तो दूर से ही थोड़ा एहसास हो जाता है यार वहां कुछ गर्म है। तो वो क्या है? कोई भी चीज जो गर्म होती है वो थर्मल रेडिएशन एमिट करती है। इवन हमारी ह्यूमन बॉडी वो भी थर्मल रेडिएशन एमिट करती है, जिससे इंफ्रारेड कैमरास देखते हैं, आईआर कैमरास जो होते हैं। तो इन रेडिएशंस को क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेज। इसकी डिटेल में बात अगली क्लास में होगी। आज हम बात करेंगे कंडक्शन और कन्वेक्शन की। सो पहली बात कंडक्शन की। कंडक्शन में क्या होता है? पहले तो ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होती है, और उसके तीन प्रोसेसेस हैं हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में होने के। एक है रेडिएशन, दूसरा है कंडक्शन, तीसरा है कन्वेक्शन। तो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये तीन टेक्निक्स होंगी जिससे हीट ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ये बात क्लियर? नाउ कन्वेक्शन में जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, वो वाला रॉड को मैंने रखा, हीटअप हुई, एनर्जी ट्रांसफर हुई, मेरे हाथ तक पहुंच गई। दैट इज कंडक्शन। आसपास की जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, तो ऊपर से दूर से हाथ सेक लेते हैं। दैट इज कन्वेक्शन। और तीसरा रेडिएशन। भले ही हम वहां दूर खड़े फिर भी हमें उसे थर्मल रेडिएशन हमें उसकी मिल जाएंगी। दैट इज नोन एज रेडिएशन। तो ये तीन तरह के ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी हो सकती है। कंडक्शन में क्या होता है? इसमें ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड कंडक्शन। इसमें क्या ट्रांसफर होती है? एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर रादर देन गेटिंग मॉलिक्यूल्स बीइंग ट्रांसफर्ड। इन दिस प्रोसेस हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। तो जैसे मैं एक मॉलिक्यूल हूं, मुझे एनर्जी मिली तो मेरी वाइब्रेशन तेज हो जाएगी, वो वाइब्रेशन साथ वाले को टक्कर मार के उसको भी और तेज कर देगी। तो धीरे धीरे क्या होगा? वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक है, नाउ कंडक्शन से जैसे आपने गर्म किया, ऊपर आप हीट कर रहे हो, इधर से हीट सोर्स से इसको हीट मिलती है और ये फिर खाने को गर्म कर देता है। ठीक, अब आ जाते हैं कंपैरिजन। ये है मेन और इसको आपको लिखना भी पड़ेगा, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। कंडक्शन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बीच में। आप ध्यान देंगे, लिखने का टाइम दूंगा, पहले समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या चाहिए आपको? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है करंट के फ्लो करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी में करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसको अगर मैं हीट थर्मल मोशन से कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का मोशन करंट देता है। जो काम इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज करता है या हीट में, वो काम कौन करता है? हीट। थर्मल में वो काम कौन करता है? हीट। मतलब यहां पे आपके पास करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। यहां पे आपके पास होता है थर्मल करंट। थर्मल करंट इसको बोलेंगे हीट अपॉन टाइम, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड। वहां पे क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। यहां पे कौन हो जाता है? थर्मल करंट। इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा करंट फ्लो करने के लिए आपको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। यहां चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। थर्मल करंट फ्लो होने के लिए आपको चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तब करंट फ्लो करेगा। कौन सा करंट फ्लो करेगा? थर्मल करंट फ्लो करेगा, मतलब हीट फ्लो करेगी पर सेकेंड अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ये रॉड है, इस एंड को और इस एंड को अगर मैं सेम टेम्परेचर पे रखता हूं तो कोई हीट फ्लो नहीं करेगी। एक को गर्म करूंगा, दूसरे को ठंडा करूंगा तो क्या होगा? गर्म जगह से ठंडी जगह में हीट का ट्रांसफर होगा। Isn't it? So, जो काम इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस करता है, यहां पे वो काम कौन करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, आपने एक पढ़ा था ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। उसमें टर्म थी रेजिस्टेंस। तो यहां पे आप डिफाइन करते हो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है रो L बाय A। याद है फॉर्मूला? रेजिस्टेंस होता था रो L बाय A। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं, ये बन जाता है 1 बाय सिग्मा LA। ये जो सिग्मा है इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कौन सी कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी इजीली ट्रांसफर हो सकती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो L बाय सिग्मा A ये कहलाता है रेजिस्टेंस, और सिग्मा इसमें क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहां पे हम डिफाइन करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा L बाय KA। इसमें K कहलाता है थर्मल
कंडक्टिविटी। वो कौन सा था? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये कौन सा है? थर्मल कंडक्टिविटी। उधर लगाया था आपने ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से आया था I इज इक्वल टू वी बाय आर। यही पढ़ा था ओम्स लॉ। I इज इक्वल टू वी बाय आर। आर क्या था? L बाय सिग्मा ए। तो करंट का एक्सप्रेशन आपने निकाला V सिग्मा ए बाय एल। क्या ये समझ में आता है? यहां पे हम इसका डिफाइन करेंगे थर्मल करंट। IT ये हो जाएगा वोल्टेज की जगह या पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या आ जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस। सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा? K, एरिया A, लेंथ L। तो ये आ जाएगा KA टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यानी कि इसका जो मेजर फॉर्मूला बना, थर्मल करंट यानी हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, ये हो जाएगा KA टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। अप्रोच समझ में आई? कैसे याद करना, ये बात क्लियर? इमेजिनेशन हो पा रही है कि कौन सी चीज किसको रेफर कर रही है? प्लीज रजिस्टर खोलो, इतना लिखो पहले, ये बहुत काम का पॉइंट्स हैं, इससे फॉर्मूलाज याद करने में आसानी होगी। आगे देखिए, ये सबको क्लियर है? इसमें ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एक करके अभी बाकी भी सारी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। इसी चीज को एक्सप्लेन किया है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जिसका हमने नाम लिया वो कौन है? K। कैपिटल K बोलो, उसको थर्मल कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो, सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो। अभी मैंने आपको बताया स्टेडी स्टेट होगा जब द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द स्लैब और रॉड डज नॉट चेंज इन टाइम पासेस। जैसे सपोज करो एक एंड को मैंने 100 डिग्री पे रखा, दूसरे को मैंने 0 डिग्री पे रखा, तो एक एंड से दूसरे एंड पे जब हीट ट्रांसफर होगा तो टेम्परेचर धीरे धीरे फॉल कर रहा है ना। बट किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर अगर लेट्स से 30 डिग्री है तो वो 30 डिग्री ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बट डिफरेंट पॉइंट्स का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। तो जब स्टेडी स्टेट रीच हो जाती है तो डिफरेंट पॉइंट्स का टेम्परेचर क्या होगा? डिफरेंट होगा, बट किसी एक पॉइंट का टेम्परेचर चेंज नहीं होता जैसे जैसे टाइम आगे जाता है। सो बट अलोंग द स्लैब और रॉड फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड टू लो टेम्परेचर एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। एक एंड से दूसरे एंड पे जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। जैसे यहां से गर्म है, यहां ठंडा है, तो इधर से जब इधर हीट ट्रांसफर होगा तो इधर हाईएस्ट टेम्परेचर है, आगे जाओगे टेम्परेचर धीरे 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 आपको फॉल करता हुआ दिखेगा। ठीक है। नाउ चेंज इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस, इसको बोलते हो टेम्परेचर ग्रेडियंट। θ1 माइनस θ2 बाई टी लिख लो या डेल्टा टी बाई टी डी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो टेम्परेचर चेंज बाई डिस्टेंस। अब θ1 θ2 टेम्परेचर्स हैं, एसआई यूनिट इसके होते हैं केल्विन पर मीटर। ऑब्वियसली ऊपर कौन है? टेम्परेचर केल्विन, नीचे कौन है? डिस्टेंस, ये कौन है? मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला L-1 K क्या है? केल्विन के लिए यूज होता है टेम्परेचर में। एसआई यूनिट्स में आपको याद होंगे 7 फंडामेंटल्स होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, ये तो आप यूज कर रहे थे। इसके बाद था केल्विन, और कौन सा था? कैंडेला, और कौन सा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का था कैंडेला, और कौन सा था? एम्पियर, और कौन सा था? मोल। याद है? तो ये 7 फंडामेंटल्स होते हैं। तो यहां पे कौन हुआ? केल्विन। तो L-1 K। अब जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? हीट फ्लोइंग थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ द स्लैब इज सेम इन द स्टेडी स्टेट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम रहेगा, एक एंड से दूसरे एंड पे थर्मल करंट सेम जाता है। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो करंट है वो कितना होगा? वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ग्रेडियंट पे। तो कंबाइन करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये तो वही फॉर्मूला है ना जो भी मैंने लिखा था, KA टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ। KA टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर है? तो इसको हम क्या लिखते हैं? KA डेल्टा T बाय L लिख लो, या KA चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें चेंज इन टेम्परेचर बाय डिस्टेंस क्या कहलाता है? थर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट। K क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये वहां मैंने अभी कंपैरिजन में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक। नाउ ये जो θ1 माइनस θ2 है, कंबाइन करें तो अब इसको फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा Q बाई डेल्टा T इज KA टेम्परेचर डिफरेंस बाय डिस्टेंस। वही चीज आ गई, थर्मल करंट
हीट अपॉन टाइम, ये कौन है, ये P कौन है, ये है थर्मल करंट, थर्मल करंट, ये क्या हो गया, हीट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यही चीज वहां मैंने एक्सप्लेन की थी आपको लर्न करने का, वो शॉर्टकट तरीका बताया। अब रीअरेंज करके आप थर्मल कंडक्टिविटी को ऐसे भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, के कितना आएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, नाउ इसके एग्जांपल्स, सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, ये टर्म्स याद करनी है, ये पॉइंट्स याद करने, नोट्स में मिसिंग, नोट्स में है सारे, बट स्टार लगा कि ये वाला पॉइंट लिख लो। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट का, कई बार 1 मार्कर क्वेश्चंस में यूज हो जाता है, एमसीक्यूज में काम आ जाता है, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, 4 ऑप्शंस दी होंगी, सिल्वर का याद रखिएगा। सिल्वर जो है इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। एन आयरन चेयर एंड अ वुडन चेयर आर प्लेस्ड इन ओपन ड्यूरिंग अ विंटर नाइट, तो पहले कौन ठंडा होगा, when we feel the iron chair is colder than the wooden chair, होता है, क्यों, क्योंकि आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है वुड के कंपैरिजन में, तो आयरन इजीली हीट हमारी बॉडी से ले लेगा। जब मैं आयरन को टच करूंगा तो मेरी बॉडी से हीट आयरन में जाएगी, क्योंकि वो ठंडा हो चुका है, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तभी जाएगी ना इजीली, सो इसीलिए हमें वो ज्यादा ठंडा लगता है। सो व्हेन वी टच इट वी फील दैट आयरन चेयर इज कोल्डर देन द वुडन चेयर बिकॉज कंडक्टिविटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वुड। और एग्जांपल्स, कॉपर जो है वो इट इज यूज्ड फॉर एट द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आप कहोगे सर सिल्वर क्यों नहीं यूज करते, महंगा आता है, और कोई तरीका नहीं, सिल्वर यूज करो और मजा आएगा। ठीक है, इसके अलावा देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड बिकॉज वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक, तभी तो हैंडल पकड़ेंगे उसको गर्म करने के बाद। और एग्जांपल, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इनटू रूम इज लेसर बाय रिप्लेसिंग द सिंगल ग्लास पेन विंडो विद अ डबल ग्लास पेन विंडो। क्यों, एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। अब सिंगल ग्लास विंडो है, अगर मैं डबल ग्लास विंडो रखूंगा तो बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी, वो एयर क्या करेगी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट का काम करेगी। वो क्या करेगी, बाहर से ठंड अंदर नहीं, वो अंदर टेम्परेचर को ठीक रखेगी, मेंटेन करके रखेगी। और एक और एग्जांपल, रात को बहुत ठंड है, आपने एक मोटी रजाई लो, एक मोटा कंबल ले लो, अदरवाइज 2 पतली शीट्स ले लो। 2 पतली शीट्स आपको ज्यादा गर्म रखेंगी एक मोटे कंबल की जगह। 2 पतली शीट ली आपने, एक शीट और उसके ऊपर दूसरी शीट, बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। वो एयर ट्रैपिंग क्या करेगी, वो एयर जो होगी वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगी, तो बाहर से ठंड को अंदर नहीं आने देगी, अंदर से बाहर हीट नहीं जाने देगी। और एग्जाम्पल, आपने वो देखा होगा जो रजाई होती है वो उसकी बनती है, किसकी, उसकी क्या कहते हैं उसको, कॉटन की। कॉटन में भी क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है। वो एयर क्या करेगी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो अंदर से हीट को बाहर नहीं जाने देगी। तो यही एग्जाम्पल है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इनटू रूम इज लेसर बाय replacing single glass pane with double because the air layer present between the two panes has very low thermal conductivity when compared to single glass। ठीक, ये समझ में आ गया सबको। अब हम आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल के टाइप्स पे। अभी न्यूमेरिकल आएंगे, पहले न्यूमेरिकल में एप्लीकेशन कैसे करना होता है उसकी बात करते हैं। 2 जनरल, ये वाला केस बहुत आता है एग्जाम में, बहुत न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा, अभी हम करके देखेंगे। हीट फ्लो थ्रू स्लैब्स इन सीरीज, 2 स्लैब्स है मेरे पास, एक स्लैब 1 एक स्लैब 2, एक का डिस्टेंस है d1 दूसरे का डिस्टेंस है d2, एक एंड है θ1 टेम्परेचर पे, दूसरा एंड है θ2 टेम्परेचर पे। सो यहां सीरीज में, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता है, कांस्टेंट पढ़ा था। सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता है, कांस्टेंट। यहां पे हम पढ़ेंगे सीरीज में थर्मल करंट क्या रहता है, कांस्टेंट। एक एंड से दूसरे एंड पे जब हीट जाएगा तो इधर से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा वही सेम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दूसरे एंड पे भी होगा। द 2 स्लैब्स ऑफ थिकनेस d1 एंड d2 एंड थर्मल कंडक्टिविटी k1 एंड k2, इनको हमने सीरीज में रखा। अब क्या होगा, θ1 एंड θ2 आर द टेम्परेचर्स ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द 2 स्लैब्स एंड थीटा इज द टेम्परेचर एट द इंटरफेस। तो इससे होगा क्या, दोनों का वो करंट जो होगा, थर्मल करंट वो सेम होगा। पहले का थर्मल करंट कितना हो गया या हीट फ्लो कितना हो गया, Ka टेम्परेचर डिफरेंस बाय टाइम बाय लेंथ बाय डिस्टेंस इनटू टाइम। ये बेसिकली ऐसा है, देखो ये 2 थे ना, ऐसे 2 थे,
इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2, यहां θ1 टेम्परेचर, यहां θ2 टेम्परेचर, जंक्शन पे टेम्परेचर हमने मान लिया थीटा, जंक्शन पे टेम्परेचर मान लिया थीटा, और ये डिस्टेंस लिया था D1, ये डिस्टेंस ले लिया D2। सो इधर से जितना हीट फ्लो होगा सेम हीट फ्लो इधर भी होगा। तो पहले वाले में कितना हीट फ्लो होगा, हीट फ्लो क्या फॉर्मूला क्या था, हीट अपॉन टाइम इज के ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, यही फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने। हीट अपॉन टाइम इज के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ। तो हीट कितना हो गया, टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले वाले में से कितनी हीट फ्लो हुई, के ए टेम्परेचर डिफरेंस, फर्स्ट वाली स्लैब में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, फर्स्ट वाली स्लैब में टेम्परेचर डिफरेंस हो गया θ1 माइनस θ1 माइनस थीटा अपॉन डिस्टेंस इनटू टाइम। इसी तरह सेकंड वाले स्लैब में इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला, सेकंड वाले स्लैब में सेम चीज निकालेंगे, इससे थीटा माइनस θ2 निकाल लिया। दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। अभी मैं बैक करता हूं, अब लिखना टाइम से, तमीज से, ये चीजें लिखनी जरूरी है, काम आती हैं। दोबारा सुनो क्या किया मैंने बोला कि फर्स्ट वाले में जितनी हीट फ्लो हुई सेकंड वाले में उतनी ही हीट फ्लो होगी सेम टाइम में। सो फर्स्ट वाले के से मैंने θ1 माइनस थीटा निकाल लिया टेम्परेचर डिफरेंस, सेकंड वाले से निकाला टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों एक्सप्रेशन से टेम्परेचर डिफरेंस निकाल के दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हीट निकाल सकते हैं कॉम्पोजिट वायर में। मतलब जब दो स्लैब्स को आप सीरीज में ज्वाइन करोगे तब हीट कितना होगा, इनिशियल और फाइनल स्टार्टिंग और एंडिंग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, वो आप ये फॉर्मूला बनेगा, थीटा Q इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू A इंटू टी θ1 माइनस θ2 अपॉन D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। इसी तरह दो की जगह अगर ज्यादा वायर्स होंगी तब ये रिलेशन कैसे बन जाएगा, नीचे D1 बाई K1 D2 बाई K2 जितनी भी है वो आ जाएंगी। मतलब अगर आपके पास एक की जगह मल्टीपल होती, 2 3 4 होती सपोज, इसका K1, इसका K2, इसका K3, इसका K4, यहां टेम्परेचर θ1, यहां टेम्परेचर थीटा, तब आप हीट कैसे निकालते हैं, तब आप हीट निकालने के लिए आप यूज करते A T θ1 माइनस थीटा, बीच से अपने कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर में क्या आता, D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3 प्लस D4 बाई K4 एंड सो ऑन, जितने भी होते हैं। समझ में आई बात? तो ये जनरलाइज एक्सप्रेशन बन गया। इससे आप एक और चीज निकाल सकते हो, इससे आप जंक्शन टेम्परेचर भी निकाल सकते हो। जंक्शन टेम्परेचर मतलब जब दो वायर्स थी तो उससे आप जंक्शन टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? आपके पास चार्ज दोनों में सेम है, तो दोनों का जो हीट दोनों में सेम है, तो दोनों के जो हीट के एक्सप्रेशन निकाले थे उन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। दोनों से क्यू सेम था, पहले हमने क्या किया था पिछली बार, पिछले वाले एक्सप्रेशन में थीटा माइनस थीटा निकाला, थीटा माइनस θ2 निकाला और दोनों को ऐड कर दिया, थीटा कैंसिल हो गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों की हीट को ऐड कर देंगे, दोनों की हीट को इक्वेट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एरिया कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास थीटा का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इधर टी और एरिया कैंसिल हो गए, जब सिंप्लीफाई करोगे, रीअरेंज करोगे, आपके पास रीअरेंज करने के बाद रिलेशनशिप बन जाएगी K1 D2 θ1 प्लस K2 D1 θ2 अपॉन K1 D1 प्लस K2 D1, K1 D2 प्लस K2 D1। अगर D1 D2 दोनों बराबर होते हैं तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूलाज की फॉर्म में आप चाहें तो आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज लॉजिक याद करिए, क्योंकि मैं फॉर्मूलाज नहीं यूज करूंगा जब इसके न्यूमेरिकल आएंगे, मैं लॉजिक यूज करूंगा कि ये बना कैसे। तो लॉजिक याद करोगे तो आसान है। लॉजिक क्या है कि जब दो स्लैब्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो दोनों में सेम क्या रहता है, हीट फ्लो, या आप कह सकते हो थर्मल करंट, दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, पहले इसको लिखिए फिर हम आगे चलेंगे। आगे ध्यान दीजिए। नाउ इसके बाद पैरेलल में कैसा होता है, पैरेलल का मतलब दोनों में क्या सेम रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस। सीरीज में क्या सेम था, थर्मल करंट। पैरेलल में क्या सेम रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस। आप वोल्टेज उसके फॉर्म में करंट में सोचो, इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पैरेलल में क्या सेम रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस। और चार्ज डिफरेंट होगा, दोनों में चार्ज डिफरेंट फ्लो करेगा।
सो दोनों में जितना चार्ज डिफरेंट फ्लो कर रहा है, दोनों को अगर ऐड करूं तो टोटल चार्ज फ्लो आ जाएगा। ऐसे दो रॉड्स है मैंने पैरेलल में लगा दिए, पहले वाले में जितना चार्ज फ्लो करेगा, दूसरे वाले में जितना चार्ज फ्लो करेगा, दोनों को जोड़ दूं तो टोटल चार्ज का फ्लो आ जाएगा। मैंने मान लिया n स्लैब्स ऑफ इक्वल थिकनेस एंड d थिकनेस d हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना इतना, इनको मैंने जोड़ दिया। अब क्या किया, थर्मल कंडक्टिविटी सबकी पता है, स्टेडी स्टेट में सब में चार्ज की वैल्यू पहले वाले में कितना होगा, Ka टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस इनटू टाइम, दूसरे वाले में Ka टेम्परेचर डिफरेंस इनटू टाइम बाय डिस्टेंस, यही फॉर्मूला है। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल चार्ज आ जाएगा। टोटल हीट क्या होगा, जितनी भी अगर n स्लैब्स हैं तो n स्लैब्स को सबको जोड़ सकता हूं, कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा, θ1 माइनस θ2 कॉमन निकलेगा, t कॉमन निकलेगा और d कॉमन निकलेगा, सबके डिस्टेंसेस सेम थे। सो ये सब कॉमन निकल के आपके पास क्या बना, K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3 प्लस KNAN अप इनटू θ1 माइनस θ2 इनटू t अपॉन डिस्टेंस। यहां तक बात क्लियर? मतलब अगर जनरल एक्सप्रेशन है तो आप समेशन की फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हो। सो लॉजिक क्या है, सीरीज में क्या सेम रखोगे, थर्मल करंट या फिर चार्ज, पैरेलल में क्या सेम रखोगे, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, अब थर्मल रेजिस्टेंस क्या होती है, वो अभी शुरू में मैंने बताई थी। थर्मल रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला था, L बाय KA। थर्मल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, L बाय KA। वही चीज यहां आ गई। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ d, क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड कंडक्टिविटी A इज गिवन बाय d बाय KA। बात वही है, L बाय KA। इसके SI यूनिट क्या होंगे, केल्विन पर वॉट। डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा। हीट करंट इज टेकन एज I, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल करंट। तो थर्मल करंट का फॉर्मूला कितना हो गया, Ka टेम्परेचर डिफरेंस बाय डिस्टेंस, या फिर थर्मल करंट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। हाँ की ना, स्टार्टिंग में मैंने कंपैरिजन में ये चीज एक्सप्लेन की थी। तो थर्मल करंट क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय thermal resistance. So here the temperature difference is indicated to identical to potential difference conductor, और ये रिलेशन कौन सा था, ओम्स लॉ वाला, यही एक्सप्लेन किया था। अब सीरीज और पैरेलल में क्या होगा, when a number of slabs are connected in series, equivalent thermal resistance कैसे निकलेगा, जैसे आप रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल में करते थे, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाती थी, ऐड, पैरेलल में क्या होता था, 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2। सेम एक्सप्रेशन इसमें भी चलते हैं। सीरीज में थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऐड, और पैरेलल में 1/r इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन। सो सीरीज में क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस जितने भी हो। सो ओवरऑल r कितना हो जाएगा, सारे डिस्टेंसेस का सम अपॉन Ka, d बाई Ka। पहले वाले का क्या है, d1 बाई K1 है, d2 बाई K2 है, d3 बाई K3 है। a से a कॉमन निकल के कट गया, ये एक्सप्रेशन बना। तो आप क्या लिख सकते हो, K क्या कहलाएगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। सो कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी के, तो वो इस लॉजिक से निकालते हैं। उसका भी एक और लॉजिक भी बताऊंगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक, नाउ दो स्लैब्स अगर हैं तो d1 प्लस d2 बाई k इज d1 बाई k1 प्लस d2 बाई k2। सिंप्लीफाई करो, ये एक्सप्रेशन आया। और अगर d1 और d2 बराबर होंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस K2। अभी ये आपने सीरीज पैरेलल की फॉर्म में देखा, अभी इसको मैं एक और मेथड से करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल्स में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जब ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द फेसेस ऑफ द स्लैब इज एज शोन इन फिगर, देन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द आउटर फेसेस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट स्लैब, वो कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू Q बाई T इंटू टोटल रेजिस्टेंस। हाँ की ना, कैसे आया एक्सप्रेशन, करंट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। करंट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, थर्मल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, सबका सम। सो ऐसे आप कर सकते हो। अगर n स्लैब्स पैरेलल में लगे होंगे तो थर्मल रेजिस्टेंस आप कैसे दोगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 अप टू 1/rn। सो 1/r फॉर्मूला लगाओगे, 1/r1 1/r2 ये वाला रिलेशन बना, सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी पैरेलल में ये फॉर्मूला बन गया। और अगर A1 A2 बराबर हैं और दो स्लैब्स हैं
तो फॉर्मूला बन जाएगा, ये 2 स्लैब्स के लिए हो गया, और अगर वो बराबर है तो कितना बनेगा, K1 + K2 डिवाइडेड बाय 2 पैरेलल में। ठीक, सो सीरीज में दोबारा से, सीरीज में क्या होता है, कौन कांस्टेंट रहता है, थर्मल करंट कांस्टेंट रहता है या चार्ज कांस्टेंट रहता है। पैरेलल में कौन कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। सीरीज में थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, R = R1 + R2 * Rn, और पैरेलल में थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 up to 1/Rn। ठीक है, नाउ K क्या है पैरेलल में। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स में क्या है, व्हेन टेम्परेचर ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड, व्हाट टेम्परेचर ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड टू कॉज 240 कैलोरी ऑफ हीट पर मिनट। अब ये 240 कैलोरी ऑफ हीट पर मिनट, 240 कैलोरी हीट पर मिनट, ये क्या दे दिया, हीट आपको दे दिया 240, डेल्टा क्यू आपको दे दिया 240, टाइम दे दिया 60 सेकेंड्स, हाँ कि ना, डेल्टा क्यू दे दिया 240, टाइम दे दिया 60 सेकेंड्स, टू फ्लो अलोंग एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, एरिया दे दिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको K की वैल्यू दे दी 0.5 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर सेकंड पर केल्विन, ये दे दिया। और आपको निकालना क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डेल्टा थीटा बाय टाइम, या θ2 - θ1 बाय टाइम, या फिर डेल्टा T बाय टाइम, आपकी चॉइस। तो क्या एक्सप्रेशन पढ़ा था आपने एक्सप्रेशन पढ़ा था, थर्मल करंट यानी हीट अपॉन टाइम इज इक्वल टू KA टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ, यही फॉर्मूला था। आपको निकालना क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब आपको ये निकालना है। और आपको गिवन क्या क्या है, आपको हीट गिवन है, टाइम गिवन है, K गिवन है, एरिया गिवन है, सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। यही एक्सप्रेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यूज डालिए, आपके पास रिजल्ट आ गया। समझ में आ गया, मेथड क्लियर, ऑनलाइन सबको मेथड क्लियर हो गया बेटा? यस सर। बाकी सबको भी, आपको भी क्लियर है बेटे? और देखते हैं नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड एंड्स ऑफ अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग आयरन रॉड, long rod in thermal steady state are 120, the temperature of the center of the rod, center of the rod, ये एक रॉड है, एक एंड पे टेम्परेचर है 100, दूसरे एंड पे 20, कहता है मिडल में कितना होगा। ये बेसिकली 2 रॉड सीरीज में हो गई ना, तो क्या सेम रहता है सीरीज में, थर्मल करंट या फिर चार्ज, आपकी चॉइस, जो मर्जी सोच लो। सो अगर मैं थर्मल करंट को ले रहा हूं, मैंने यहां टेम्परेचर T मान लिया मिडल में, ये डिस्टेंस को D मान लिया, ये भी डिस्टेंस D होगा, बराबर बराबर डिस्टेंस है। सो दोनों में क्या सेम लेंगे, थर्मल करंट। पहले में थर्मल करंट कितना हो गया, K A टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ इज इक्वल टू K A टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ, D D A A, ये कैंसिल, K K भी कैंसिल, क्यों, क्योंकि सेम मटेरियल है ना, एक ही रॉड है ना, तो K कैंसिल, D कैंसिल, एक एरिया कैंसिल, बचा 100 माइनस T इज T माइनस 20, T की वैल्यू सॉल्व करके आई 60 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट, समझ में आया? तो यही चीज यहां की होगी, सब कुछ वैल्यूज डाली, इक्वेट किया, हमारे पास लेंथ दोनों बराबर हैं, कैंसिल होकर रिजल्ट आ गया। समझ में आया सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटे? यस सर। सीरीज में हमेशा क्या सेम रहेगा, थर्मल करंट, और पैरेलल में क्या सेम रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस। ये 2 चीजें ध्यान रखिए। और देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रॉड्स मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल बोल दिया तो यानी क्या सेम रहेगा, सेम मटेरियल बोल दिया तो दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, सेम रहेगा। will conduct more heat in given time when their ends are maintained at same temperature difference। अब कौन ज्यादा हीट करेगा सेम टाइम में, तो हीट क्या होता है, K A टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ, सो हीट
प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन लेंथ हो गया, के और डेल्टा टी सेम है, तो जिसका एरिया अपॉन लेंथ, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का, तो ये प्रोपोर्शनल टू हो गया रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ। तो जिसके लिए रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ज्यादा होगा वो हीट ज्यादा कंडक्ट करेगा। पहले वाले में रेडियस का स्क्वायर अपॉन लेंथ कितना आ गया 1, दूसरे वाले में कितना हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो गया बोलो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 हो गया 2, तीसरे वाले में 1 का स्क्वायर अपॉन 3 1/3, चौथे वाले में 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ये हो गया 4। अब आप कहोगे सर इसको 1 क्यों लिया, बाकी सब में देखो ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में था, सेंटीमीटर में था, मीटर में था, सेंटीमीटर में था, मीटर में था, इसमें मुझे सेंटीमीटर और इसको मीटर ही लेना पड़ेगा ना, ताकि यूनिट्स में कंपैरिजन सही से कर सकूं। तो इसका आंसर आया 4, तो ऑप्शन क्या हो गई 4th। समझ में आ गई बात? तो ध्यान से या तो सबको कॉमन यूनिट्स में कन्वर्ट करो, अदरवाइज देखो सब में मैंने देखा मीटर और सेंटीमीटर है, तो कॉमन यूनिट्स रहने देता हूं ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन मीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन मीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन मीटर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। गॉट इट? समझ में आ गया? और देखिए आपको बोला इन स्टेडी स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन द टेम्परेचर ऑफ एंड्स ए एंड बी ऑफ अ रॉड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग आर 0 डिग्री एंड 100 डिग्री, टेम्परेचर ऑफ द रॉड एट अ पॉइंट 60 सेंटीमीटर डिस्टेंट फ्रॉम एंड ए। अभी पिछले केस में कहां निकालना था मिडल में, इसमें कहां निकालना है 60 सेंटीमीटर पे, तो 60 सेंटीमीटर पे निकालना है। तो ये रॉड है, ये 60 सेंटीमीटर है, तो ये 40 सेंटीमीटर हुआ, दोनों में क्या सेम लेंगे हीट सेम ले लेंगे और टेम्परेचर निकाल देंगे। सो दोनों में इक्वेट कर दिया हमने हीट को इक्वेट करके टेम्परेचर निकालेंगे। पहले वाले में कितना आएगा, पहले वाले में फर्स्ट वाले में के ए टेम्परेचर कितना है 100, एक मिनट, ए एंड कौन सा है, ए एंड ये है, चलो कोई नहीं, के ए टेम्परेचर डिफरेंस यहां थीटा टेम्परेचर मान लिया 100 माइनस थीटा बाई 60 इस के ए थीटा माइनस 0 बाई 40, के ए कैंसिल हो गया, ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, 200 माइनस 2 थीटा इज 3 थीटा, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 200, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? समझ में आया? सो इक्वेट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, थीटा आ जाएगा 60। एक मिनट, ये मैंने क्या किया, इन स्टेडी स्टेट कंडक्शन द टेम्परेचर ऑफ एंड्स ए एंड बी ऑफ द रॉड आर 100 सेंटीमीटर। ओहो, ए ये वाला है, ए ये वाला है और बी ये वाला है, तो ये 60 सेंटीमीटर लेना है और ये 40 सेंटीमीटर लेना है। आपको ए से 60 बोला है ना, क्वेश्चन देखो, द टेम्परेचर ऑफ द एंड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, और ए 0 डिग्री पे दिया हुआ है, ए 0 डिग्री पे दिया हुआ है, तो यहां पे आएगा 40 और यहां पे आएगा 60, तो यहां पे आएगा 3 और यहां पे कितना आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा, इधर आ जाएगा 300 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, सो 5 थीटा इक्वल टू 300, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? समझ में आ गया? सो इस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट, heat is flowing through 2 cylindrical rods of same material. The diameters of the rod are in the ratio 1:2 and their lengths are in the ratio 2:1. If the temperature difference between their ends is same, then the ratio of the amounts of heat conducted through them per unit time will be amount of heat per unit time, मतलब क्या, thermal current, heat per unit time मतलब heat per second, heat per second क्या होता है, thermal current, so thermal current का रेशियो निकालना है। So, पहले वाले में जो थर्मल करंट होता है वो एरिया अपॉन लेंथ के रेशियो पे डिपेंडेंट है, एरिया किस पे प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस का स्क्वायर पे, तो एरिया अपॉन लेंथ दोनों के लिए निकालेंगे और आंसर आ जाएगा, दोनों का रेडियस का स्क्वायर अपॉन लेंथ निकाला, सॉल्व किया और आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग फॉर 10 सेकेंड्स थ्रू अ रॉड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, एरिया इतना इज 200 जूल, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस एट द एंड ऑफ द रॉड इज 80, the coefficient of thermal conductivity of the rod। सब कुछ मालूम है आपको, क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है आपको, एरिया गिवन है आपको, एनर्जी दी हुई है मतलब हीट दिया हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है,
और आपको K निकालना है। तो हीट अपॉन टाइम कितना हो जाता है, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, क्या फॉर्मूला होता है, KA टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। सो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, हीट वगैरह सब कुछ आपको मालूम है, वैल्यूज पुट कीजिए और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट, one end of a metal bar of area of cross section 5 centimeter square and 25 centimeter length is in steam, other in contact with ice। तो एक तरफ है steam, दूसरी तरफ है ice। तो एक तरफ है गर्म, दूसरी तरफ है ठंडा। एक तरफ है steam, steam मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, एक तरफ ice, ice माने 0 डिग्री सेल्सियस। कुछ नहीं बोला तो 0 डिग्री लेना है। The amount of ice melts in 1 minute। टाइम आपको दिया है, लेटेंट हीट आपको पता है। अब हीट कितना होगा, हीट कितना होगा, फ्लो वो कितना होता है, हीट रेट ऑफ फ्लो, हीट फ्लोइंग अपॉन टाइम इज KA टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ। अब हीट आपके पास क्या हो जाएगी, ml, हाँ कि ना, क्योंकि मेल्टिंग होनी है। मेल्टिंग प्रोसेस में कितनी हीट आपको चाहिए होती है, मास इनटू लेटेंट हीट। मेल्टिंग प्रोसेस है तो हीट कितनी होगी, ml, मास इनटू लेटेंट हीट। आपको m निकालना है, आपको लेटेंट हीट पता है, आपको 1 मिनट टाइम पता है, आपको K पता है, आपको एरिया पता है, आपको टेम्परेचर डिफरेंस पता है 100, आपको लेंथ पता है, आप m निकाल सकते हो। तो सारी वैल्यूज आपको पता है, आपको सीधा हीट कितना हो गया, मास इनटू लेटेंट हीट, इक्वेट कीजिए, फॉर्मूले में डालिए और आंसर निकाल लीजिए। कॉमन यूनिट्स बस रखने पड़ेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया मेथड। नेक्स्ट, one end of a 25 centimeter long metal bar is in steam and the other end is in contact with ice. If इतना kg of ice melts per minute, what is the thermal conductivity of the metal? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। one end of a 0.25 meter long, सॉरी 0.25 मीटर लॉन्ग है, लेंथ है 0.25 मीटर्स, इज इन स्टीम, ये टेम्परेचर ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, एंड द अदर इन कॉन्टैक्ट विद आइस, ये ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसमें मास ऑफ आइस आपको गिवन है, इसमें मास ऑफ आइस गिवन है, मास ऑफ टाइम ले लो 60 सेकेंड्स। कितना मास ऑफ आइस है, 12 इंटू 10⁻³ kg, इतना आइस मेल्ट होती है पर मिनट। व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल, K निकालना है। गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 इंटू 10⁻⁴, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, लेटेंट हीट दिया हुआ है 80 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, ये आपको गिवन है, समझ में आ गया। अब इसको फॉर्मूले में डालते हैं, हीट अपॉन टाइम इज KA टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ। तो K की वैल्यू क्या आई, हीट अपॉन टाइम इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट की वैल्यू क्या है, ml, इंटू लेंथ अपॉन टाइम इंटू एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर। मास कितना गिवन है, 12 इंटू 10⁻³ मास है 12 इंटू 10⁻³। लेटेंट हीट की वैल्यू 80 इंटू 10⁻³, 80 इंटू 10⁻³। लेंथ की वैल्यू 1 एंड ऑफ 0.25 मीटर, लेंथ है 0.25, 1/4। टाइम दिया है 60 सेकेंड्स, नीचे आ गया 60। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया है 5 इंटू 10⁻⁴, और टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास है 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस है, केल्विन में सेल्सियस में फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया, मुश्किल तो नहीं लगा। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करते हैं। ये कितना हुआ, 10⁻³ 10⁻⁴ कट के हुआ 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 और ये 0 कट गया, 6 2 12 और 16 5 80 और कुछ बचा 4
4 ज़ा 16, कितना आया 4 2 ज़ा 8 ऊपर बचा, नीचे से 2 जीरो कट गए 80, रिजल्ट आया 80। यूनिट्स क्या होंगे के के यूनिट्स क्या होते हैं, कैलोरी पर किलोग्राम, कैलोरी, ऐसा यूनिट्स बाकी हैं, सिर्फ हीट के लिए मैंने कैलोरी यूज किया क्योंकि वो कैलोरी में चल रहा था। मैंने उसको लेटेंट हीट को किस में लिया, कैलोरीज में लिया, कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। ये आपके असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन था, जो इसके 4 क्वेश्चन हैं असाइनमेंट में, उसमें से पहला ये था। सेकंड पे आते हैं, आपको बोल रहा है आयरन बार, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन बार लेंथ एरिया ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दिया है और ब्रास बार लेंथ एरिया ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है। ये are soldered end to end. The free ends of the iron and brass are maintained at 373 and 273 respectively. Obtain expressions for and hence compute first part, heat current through the compound bar and equivalent thermal conductivity of the compound bar. ध्यान देना, ये 2 बार्स हैं। एक आयरन बार है, उसकी लेंथ है 0.1 मीटर, और एक ब्रास है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 0.02, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 79 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। ब्रास वायर की लेंथ दी है 0.1, एरिया दिया है 0.02 और थर्मल कंडक्टिविटी दी है 109। Are soldered end to end. The free ends of the iron and brass are maintained at 373 and 273. ये 373 केल्विन पे रखा, ये 273 केल्विन पे रखा। Obtain expressions for and hence compute thermal current through the compound bar. Thermal current निकालना है। Thermal current के लिए आपको क्या बोला था मैंने? Thermal current के लिए दोनों में क्या सेम रहता है? Thermal current सेम रहता है। So thermal current कितना होगा? पहले वाले में K1, पहले एक्सप्रेशंस निकालता हूं, वैल्यूज तो बात की बात है ना। K1 A1 T1 और ये T2 और बीच का टेम्परेचर T, T1 माइनस T बाय L1, और दूसरे वाले के लिए थीटा थर्मल करंट इज इक्वल टू K2 A2 T माइनस T2 बाय L2। ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मेरे पास आएगा K1 A1 T1 माइनस T बाय L1 इस K2 A2 T माइनस T2 बाय L2। अब जरा इधर ध्यान दो, A1 और A2 इक्वल दिए हुए और L1 L2 भी बराबर है। सो A1 A2 L1 L2 कट गए, आपके पास आया K1 T1 माइनस K1 T इस K2 T माइनस K2 T2। रीअरेंज करोगे, इधर से T की वैल्यू आ जाएगी K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। समझ में आया? ये आ गया जंक्शन टेम्परेचर, ये आ गया आपके पास जंक्शन टेम्परेचर। अब जंक्शन टेम्परेचर निकालने के बाद आपको क्या निकालना है? थर्मल करंट। तो थर्मल करंट कितना हो जाएगा? थर्मल करंट का एक्सप्रेशन कितना होगा? K1 A1 T1 माइनस T, T की वैल्यू K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय लेंथ। चाहे इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, मर्जी आपकी है। एलसीएम लोगे, आपके पास आ जाएगा K1 A1 K1 T1 प्लस K2 T1 माइनस K1 T1 माइनस K2 T2 अपॉन L इंटू K1 प्लस K2। रीअरेंज करो, K1 T1 कट गया, बचे हुए से K2 कॉमन ले लो, आपके पास आया K1 K2 A T1 माइनस T2
अपॉन एल K1 प्लस K2, ये एक्सप्रेशन बन गया, या फिर A T1 माइनस T2 अपॉन एल K1 K2 को नीचे ले जाऊं तो 1/K2 प्लस 1/K1। आपको याद है, देखा था ना अभी, यही सिमिलर एक्सप्रेशंस हमने निकाले थे थर्मल रेजिस्टेंस की हेल्प से, थर्मल रेजिस्टेंस की हेल्प से सिमिलर एक्सप्रेशंस निकाले थे, ठीक है। ये बिना थर्मल रेजिस्टेंस के स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। तो आपके पास पहला आ गया हीट करंट थ्रू द कंपाउंड वायर, ये ए पार्ट का आंसर हो गया, एंड टेम्परेचर एट जंक्शन, ये सी पार्ट का आंसर हो गया। कौन बचा? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी को कैसे करेंगे? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब, अगर मैं इसको एक ही वायर मान लूं, एरिया ए होगा, लेंथ 2L हो जाएगी, और K को मैंने मान लिया K इफेक्टिव। सो अब थर्मल करंट कितना होगा? K A टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ। और जो पहले थर्मल कंडक्टिविटी निकाली थी उसको इक्वेट कर दो, ये इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। जो पहले निकाली थी इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 यूज करूंगा मैं, इसको मैं नाम चेंज करके 5 कर देता हूं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब यूजिंग 4 and 5, K effective into A T1 minus T2 by 2L is equal to, पिछले में क्या था? A T1 minus T2 upon L 1/K1 plus 1/K2. So T1 minus T2 एरिया कैंसिल, L से L कैंसिल, आपके पास उल्टा कर दो, 2/K इफेक्टिव, आपके पास आया 1/K1 प्लस 1/K2, मतलब K इफेक्टिव का LCM लेने के बाद फॉर्मूला आएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अभी निकाला था ना हमने थर्मल रेजिस्टेंस से यही एक्सप्रेशन, ये बी पार्ट का आंसर हो गया। तो पहले इसमें क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, कह रहे पहले एक्सप्रेशन निकालो, ऑब्टेन एक्सप्रेशंस एंड सॉल्व। तो पहले हमें एक्सप्रेशंस निकालने पड़ेंगे, अब इनमें एक्सप्रेशंस में वैल्यूज पुट करनी है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत, इसको लिखो पहले ध्यान से, फिर हम आगे चलते हैं। दोबारा देखो, इसको इक्वेट हमने इसीलिए किया 4th and 5th में, जो पहले था इसमें हमने सीरीज में थर्मल करंट सेम रहता है, सीरीज में थर्मल करंट सेम रहता है, तो फर्स्ट में और सेकंड में जो थर्मल करंट है, अगर इनके इक्विवेलेंट मतलब इनका इफेक्टिवली मैं एक ही बार बना दूं, तो उस अकेली बार में कितना थर्मल करंट होगा? सेम रहेगा ना। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं वो अकेला करे। सो ये इन दोनों में थर्मल करंट सेम है, तो जो इनका इफेक्टिव बनेगा उसमें भी थर्मल करंट की वैल्यू सेम ही रहेगी ना, इसीलिए हमने वो जो थर्मल करंट निकाला उसको इससे इक्वेट कर दिया, ठीक है। बाकी सेम कॉन्सेप्ट आप थर्मल रेजिस्टेंस के थ्रू भी कर सकते हो, आपके स्कूल में जैसे कराएं वैसे करना, का एनसीईआरटी में ऐसे किया हुआ है। एनसीईआरटी में थर्मल रेजिस्टेंस का इफेक्टिव वगैरह नहीं समझाया हुआ, तो उसमें इस तरह इस लॉजिक से किया हुआ, इसीलिए मैंने यहां ये लॉजिक यूज किया। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा? इसमें जस्ट सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूलाज, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, और आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, आपको बोला लेयर ऑफ आइस 0.15 मीटर थिक हैज फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ डीप पॉन्ड। ये डीप पॉन्ड है, इस डीप पॉन्ड में लेयर ऑफ आइस फॉर्म हो चुकी है। कितनी आइस फॉर्म हो चुकी है? 0.15 मीटर थिक ये आइस फॉर्म हो चुकी है, 0.15 मीटर थिकनेस वाली आइस फॉर्म कर चुके हो। आगे क्या बोला? has formed on the, if the temperature of the upper surface of the ice is constant and is equal to that of air which is -12, यहां टेम्परेचर है -12 डिग्री सेल्सियस, determine the time it will take for the thickness of the ice to increase by 0.2 मिलीमीटर। कितनी देर लगेगी इस थिकनेस को 0.2 मिलीमीटर बढ़ने में? यही बोला क्वेश्चन में, 0.2 मिलीमीटर बढ़ने में। Given that latent heat of ice is 80 kilocalorie per kg, density of ice is इतना, thermal conductivity is इतना। Okay, अब temperature of upper surface of ice is constant and is equal to that of -12।
अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी तो वो बर्फ में कन्वर्ट होगा। सो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपको ए एरिया मान लिया, मतलब वॉल्यूम ऑफ आइस, ऑफ वाटर कन्वर्टेड टू आइस, कितना आइस पानी में कन्वर्ट होगी, कितना वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, वो हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस 0.2 इंटू 10⁻³ यस और नो। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू थिकनेस, मतलब मास ऑफ आइस फॉर्म्ड कितना हो जाएगा? मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सो एरिया इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ हो गया वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ आइस दी है 0.91 इंटू 10⁻³। इतना केजी आइस बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? इतना केजी आइस फॉर्म हो जाएगी, मतलब इसको कितनी हीट चाहिए? हीट लॉस्ट, वो हो जाएगा मास दैट इज एरिया इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.91 इंटू 10⁻³, ये हो गया वॉल्यूम, सॉरी मास इंटू लेटेंट हीट 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, 80 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2, इतना जूल्स हो गया, इतना जूल्स हो गया। एक काम करते हैं कैलोरी में ही कर लेते हैं, क्योंकि वो भी कैलोरीज में ही दिया हुआ है के, तो इसको जूल्स में नहीं कन्वर्ट करते, इसको कैलोरीज में ही रहने देते हैं। तो ये आ गया हीट, इतना कैलोरी ऑफ हीट। सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत हो जाएगा, 10⁻³ से 10⁻³ काट देते हैं, बाकी नहीं काटते, बाकी बाद में देखेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? हीट लॉस इतना हुआ। आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। हीट अपॉन टाइम कितना होता है? के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ। सो टाइम की वैल्यू क्या आई? हीट इंटू लेंथ, हीट इंटू लेंथ अपॉन के ए टेम्परेचर डिफरेंस। वैल्यू डालो, हीट की वैल्यू एरिया इंटू 0.2 इंटू 0.91 इंटू 80 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय के की वैल्यू 0.5, कैलोरी में था, ऊपर भी कैलोरी में था, कोई चेंज नहीं करना, इंटू एरिया नहीं पता, टेम्परेचर डिफरेंस 12 डिग्री सेल्सियस। एरिया से एरिया कट गया, ठीक, एरिया से एरिया कट गया, 10⁻³ ने ये डेसिमल्स को उड़ा दिया, 10⁻³ ने डेसिमल को उड़ा दिया। अब कितना बचा? 0.5 कितना होता है? हाफ, तो 2 ऊपर चला गया, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 3 नीचे आया, कितना बचा? आपके पास आया 91 इंटू 80/3। ठीक है, समझ में आया यहां तक? इतना सेकेंड्स, इतना सेकेंड्स। क्लियर? श्योर? एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं मेरे को क्यों कुछ गड़बड़ लग रही है। एल मिस हो गया, हीट तो ले लिया, एल मिस कर दिया मैंने। मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आंसर होल नंबर में नहीं आ रहा। एल की वैल्यू मिस कर गया मैं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 0.15, 0.15 लेंथ की वैल्यू 0.15। पहले इसको लिख लेते हैं नीचे। ये कितना बचा था? 91 इंटू 80 इंटू 15/100 अपॉन 3, 5 3s are 15, 0 से 0, 5 2s are 10, 4,
9 चौक 36, 364 सेकेंड्स, मतलब 6 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। ये आंसर है। समझ में आ गया? लॉजिकली क्लियर है? ऑनलाइन सबको लॉजिकली क्लियर है बेटा? दिमाग क्या किया हमने क्या किया, अंदर से आइस को कन्वर्ट होना है तो अंदर से हीट को बाहर जाना पड़ेगा, तो इसको कितना कंडक्ट करना पड़ेगा वो निकाल लिया। थर्मल कंडक्टिविटी, उसका फॉर्मूला लगाया, हीट रिक्वायर्ड कितनी है वो हो गई ml, और उससे सॉल्व कर लिया। सबको क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर? यस सर। बाय चांस क्वेश्चन में दिया होता कि अंदर टेम्परेचर 5 डिग्री है, अब क्या करते, हीट को फिर ये ना लेते, हीट को पहले लेते mc डेल्टा टी, क्योंकि पहले 5 डिग्री से वो पानी किस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री में, और फिर वो बर्फ में कन्वर्ट होगा ml, फिर वो ऐड होगा अगर होता तो, पर इसमें डायरेक्टली ऑलरेडी बर्फ थी तो इसलिए वो 0 डिग्री पे ही था नीचे पानी। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम शोन। स्टील कॉपर जंक्शन है, सारी वैल्यूज दी हुई है, आपको बोल रहा है टेम्परेचर निकालना है स्टेडी स्टेट पे। सो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, फर्नेस का टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस एंड अदर एंड का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। आपको यहां का टेम्परेचर निकालना है जंक्शन का। क्या इक्वेट करते हैं, थर्मल करंट को इक्वेट करते हैं। तो फर्स्ट वाले में थर्मल करंट हो गया K1, एरिया दोनों का अलग है, सेम है, लेंथ ऑफ द स्टील रॉड 15, लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, area of the other end 0, area of cross section of steel is twice that of copper, तो इसका एरिया 2a मान लिया, इसका एरिया a मान लिया। सो K1 एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस 300 माइनस T बाय लेंथ L1, वैल्यू डालते हैं इस K2, एरिया a, टेम्परेचर थीटा माइनस 0 अपॉन L2, एरिया a से a काट गया, वैल्यू डालो, K1 की वैल्यू स्टील का 50.2 इंटू 2, 300 माइनस T, स्टील की लेंथ 15 सेंटीमीटर में ही रहने दो क्योंकि दोनों साइड सेम यूनिट रखेंगे, ये है 385 थीटा बाय राइट साइड वाले की लेंथ 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे, थीटा मतलब टी टेम्परेचर जो मैंने जंक्शन का ले लिया था यहां पे टी, ये थीटा या फिर टी जो भी आप ले रहे हो आ जाएगा सॉल्व करके 44.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, आ जाते हैं कन्वेक्शन पे, लास्ट पार्ट है आज का। इसमें मैथमेटिकल नहीं है, थियोरेटिकल है। कन्वेक्शन दोबारा बताता हूं, स्टार्टिंग में बताई थी मैंने। कन्वेक्शन क्या होता है, इसमें मैटर का ट्रांसफर होता है। आपने आग लगाई हुई है, आसपास जो एयर है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म होगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो हीट अप होकर वॉल्यूम बढ़ता है तो हल्की हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, ऊपर उठेगी, ठंडी हवा नीचे आ जाएगी, फिर वो गर्म होगी। सो इसमें मैटर का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो कन्वेक्शन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। इसको हम क्या नाम देते हैं, कन्वेक्शन। डिफरेंस इन डेंसिटी क्यों होता है, क्योंकि जो गर्म हो जाएगा वो हल्का हो जाएगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो ऊपर लिफ्ट अप हो जाएगा, और जो भारी है वो नीचे आ जाएगा। कन्वेक्शन इज प्रीडोमिनेंट इन लिक्विड्स या फ्लूइड्स। सो कन्वेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है फोर्स्ड। नेचुरल का एग्जाम्पल जैसे ब्रीज, हवा का बहना, दैट इज फ्री, उसमें वो नेचुरल है। फोर्स्ड होता है जबरदस्ती वाला, जैसे हमने कूलर चला दिया तो कूलर चलाने से क्या हुआ, जो ठंडी हवा है वो फ्लो होने लगी। सो वो वाला जो कन्वेक्शन होगा वो क्या होगा, वो फोर्स्ड कन्वेक्शन होगा। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो, मतलब थर्मल करंट का जो इसमें फॉर्मूला बनेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, वो हो जाएगा HA डेल्टा थीटा। H क्या कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, H कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन। दैट्स इट, सिर्फ फॉर्मूला है, कोई काम नहीं आएगा, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए कि किस किस पे कन्वेक्शन डिपेंड करती है। एक तो एरिया पे डिपेंड करती है, दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है। नेचुरल कन्वेक्शन कौन सा होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफरेंस इन डेंसिटी, इसको बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। फॉर एग्जांपल, हॉट एयर राइजेस बाय नेचुरल कन्वेक्शन, जो गर्म हवा होती है वो अपने आप ऊपर उठ जाती है। सी ब्रीज, सी से जो हवा आती है
वो भी नेचुरल कन्वेक्शन का है। लैंड ब्रीज, ये सब नेचुरल कन्वेक्शन के कारण है। सो कोल्ड ब्रीज मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग डे बाय नेचुरल कन्वेक्शन, और उल्टा हो जाता है रात से दिन में। ठीक है, कोल्ड ब्रीज मूव फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट बाय नेचुरल कन्वेक्शन। बाकी ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपके नोट्स में भी दिए हुए हैं। जैसे चाय में मैंने अभी बताया ना, पानी को उबाल रहे हो आप, तो लोअर नीचे जो पानी होगा वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठंडा पानी नीचे आ जाएगा। सो ये इसीलिए चाय में उबाला आता है ऊपर की तरफ। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। अब फोर्स्ड कन्वेक्शन कौन सा होता है, जबरदस्ती वाला। Transfer of heat due to forced movement of the fluid by mechanical forces. By mechanical forces means, by mechanical means such as fan, pump, इसको हम क्या बोलते हैं, forced convection. For example, the hot air in contact with the radiator of car will be thrown away. कार के रेडिएटर से जो हवा निकलेगी वो दूर जाएगी अपने आप, वो क्या है, फोर्स वाला। कूलिंग रूम्स इन समर बाय पंपिंग कोल्ड एयर बाय मैकेनिकल मींस, जैसे एयर कूलर हो गया, ये क्या हो गया आपका, फोर्स कन्वेक्शन। एग्जॉस्ट फैंस ड्राइव आउट हॉट एयर फ्रॉम द ऑडिटोरियम और ब्रिक काउंटेड हॉल, ये सब क्या हो जाता है, फोर्स उसके। वेंटिलेशन इन हाउसेज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स, जैसे आप देखते हो यहाँ पे जगह जगह वो लगे हुए एग्जॉस्ट फैंस, वो वेंटिलेशन करते हैं, खिड़कियां खोल दो, वो क्या है, वेंटिलेशन। ठीक, तो ये था आपका कंडक्शन और कन्वेक्शन। आपका काम क्या है, सारे न्यूमेरिकल्स दोबारा कीजिएगा घर जाके एक एक अपने हाथ से, और इसको कंप्लीट कीजिए। अब सिर्फ आपका रेडिएशन बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू वेरी मच।